यस मैम। शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर सभी चिकित्सकों को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। आज हमारे बीच एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक और शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर डी बालाचंद्रन हैं। वे एमडी पीडियाट्रिक्स होम्योपैथी में विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में एम्स पटना में सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी के रूप में कार्यरत हैं। प्रोफेसर डॉक्टर बालचंद्र पूर्व में आरकेजीएफ विश्वविद्यालय भोपाल में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और एचओडी के रूप में कार्यरत थे। उनके पास होम्योपैथी के क्षेत्र में व्यापक अनुभव और ज्ञान है और वे एक प्रतिष्ठित शिक्षक और चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। थैंक यू फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। शायद मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है सबको? यस Yes, सर, yes. ओके, अच्छा, ठीक है। मैं मेरा स्लाइड शेयर करता हूँ आज के प्रेजेंटेशन में। आई थिंक इट्स विजिबल, सबको दिखाई दे रहा यस सर। है? ओके, राइट। अभी आज के टॉपिक में जाएंगे। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी ये टॉपिक। इसका जो प्रिपरेशन है ये हुआ था कोविड के टाइम में, क्योंकि कोविड के टाइम में लॉकडाउन थे, आप सब जानते हैं। और कोविड के टाइम में लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे कुछ करना होगा, वर्क फ्रॉम होम। तो उस टाइम में मुझे मन में ये चीज़ आया था कि ये मैं आर्गन पढ़ रहा था बीच बीच में। मैं थोड़ा सा मेरा नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए मैं पढ़ते रहता हूँ किताबों। तो उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये वर्ड स्ट्राइक हुआ कि वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल। अगर आप अफोरिज्म नंबर 10 में देखेंगे, 6th एडिशन में, तो आपको ये पहले वर्ड जो वाइटल प्रिंसिपल है वो दिखा जाता है। एंड इसके प्रीवियस एडिशंस अगर देखेंगे तो ये वाइटल प्रिंसिपल का जो लफ्ज़ है वो कभी यूज़ नहीं किया होगा हैनमन ने। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हैनमन को कि फिफ्थ एडिशन में जो वाइटल फोर्स थे और 6th एडिशन में वाइटल प्रिंसिपल ले आने का क्या उनके मन में चिंता था कि ये लाने के। तो उसी के पीछे मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि हो क्या सकता है कि अगर अगर हम बैठेंगे तो हमारे मन में ऐसा क्या चिंता आया होगा ये बदलने की। तो उसी चक्कर में मुझे थोड़ा सा इसके पीछे थोड़ा रिसर्च करना पड़ा कि वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल क्या है, दोनों सेम है या अलग अलग चीज़ है। और कई कई अफोरिज्म्स में ये भी दिया है कि लाइफ एनर्जी, वाइटल एनर्जी, ये लफ्ज़ का प्रयास भी हैनमन ने काफ़ी अफोरिज्म्स में किया है। तो फोर्स, प्रिंसिपल, एनर्जी, ये क्या होता है और ये दोनों की मीनिंग सेम है या एक कोई ट्रांसलेशन एरर है? जैसा 6th एडिशन कोई ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, वाइटल फोर्स की जगह पे उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल गलती से जर्मन वर्ड यूज़ किया होगा एंड उसी को उन्होंने ऐसे ट्रांसलेट करके गया होगा। तो इसके पीछे थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ा कि समझाना पड़ा कि क्या है वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल। और ये पूरा पूरा मेरा कल्पना है या मेरा पर्सपेक्टिव है ये समझाने का, जो मैं आपको मतलब शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई लोगों को इसमें अपोजिशन भी होगा या मतलब क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा। वो डिस्कशन में हम बातचीत करेंगे कि क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप क्यों नहीं मान रहे हो ये थियरी को, ये सब कुछ। बट पहले मैं आपको लोगों को समझाना चाहूँगा कि मैं क्या समझ आया इसमें से। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे आज के क्लास में कि वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल आर्गन में कैसे समझाया। राइट, तो पहले ये है कि होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का इंट्रोडक्शन या डॉक्ट्रिन कहाँ से हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे कि होम्योपैथी में एक वाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल्स है। मतलब जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है, उसमें आता है लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, है ना। और उसमें एक भी आता है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स। क्योंकि हैनमन के टाइम में बाकी जो जितना भी पद्धति है मेडिसिन के, उसमें किसी में भी ये वाइटल फोर्स के जो सिद्धांत है वो ज़्यादातर दिया नहीं है। और मॉडर्न मेडिसिन में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि वाइटल फोर्स ऐसा कोई चीज़ है ना। तो उनके बात ये की है मॉडर्न मेडिसिन में कि आदमी जिंदा है कि मरा है या बीमार है, बस। आदमी जिंदा क्यों है, आदमी मरने के बाद क्या होता है, और आदमी जब बीमार बन जाता है, बीमार इंसान बन जाता है तो क्यों बीमारी होता है। इसके पीछे बहुत कुछ उन लोग का अलग अलग सिद्धांत है। बट इन तीनों में से एक ही चीज जो है, जो रेड लाइन जैसा
जन्म से लेकर मृत्यु तक जो रहता है वो है लाइफ फोर्स, जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स होम्योपैथी में। तो मैं ये एच ए रॉबर्ट्स के जो डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स का जो फिलोसफी है, प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर ऑफ होम्योपैथी, उसमें से एक पैराग्राफ निकला था जिसमें उन्होंने ये दिया कि हैनमन अगर उनके टाइम में खाली मेट्रिया पढ़ा के जाएंगे या मेट्रिया समझा के जाएंगे लोगों को, तो ज़्यादा कुछ झगड़ा या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा एलोपैथी के सामने। बट जब उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स जब लोगों को समझाना या लिखना स्टार्ट किया, उसी समय से डिसओपिनियन या नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ मेडिकल वर्ल्ड में। ठीक है। तो अ, इसकी वजह से एलोपैथिक लोग जो है, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स जो जो लोग थे जब हैनेमन के टाइम में, उनके बीच में एक गुस्सा आया और इन्होंने हैनेमन को समझाया कि ये गद्दागिरी कर रहा है, हमारे सिस्टम पढ़ के हमारे सिस्टम के ऊपर ही गलती बोल रहा है ना, बैक स्टैप कर रहा है, ऐसा बहुत कुछ चीज़ उठा था। और आगे का कहानी आपको पता है, हैनेमन को प्रैक्टिस करना मना किया और उनके प्रैक्टिस सब कटेल किया, कहीं भी वो जा रहे उस जगह पे रुकावट दे दिया, उसका किताब को जलाया, है ना, ये सब कुछ हुआ, आपको बेहतर जानते होगे। उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुआ हैनमन ने जब फर्स्ट एडिशन ऑफ आर्गन पब्लिश करने के बाद। तो हेचर रॉबर्ट्स ये कह रहा है कि हैनमन खाली मेट्रिया और मेट्रिया को समझ लोगों के बीच में अगर वो अगर पढ़ा के गया तो फिर इतना कुछ तकलीफ उनको या होम्योपैथी को नहीं होगा। जब उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी जब ये स्थापित करना कोशिश किया, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो ये एच ए रॉबर्ट्स का कहना है। एंड ये वाइटल फोर्स के बारे में हम क्यों समझाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि एक चीज़ है, जैसा आप लोग सब डॉक्टर से मान लीजिए, और जो भी अभी जो शिक्षक है या नहीं तो जो छात्रों है, बच्चों लोग हैं जो होम्योपैथी पढ़ना चाह रहे हैं कॉलेज में, अभी जो वर्तमान में वो लोग स्टूडेंट्स है, आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या ये बहुत ज़रूरी है कि वाइटल फोर्स को जानना हमको, और जान के क्या करने वाले हैं? मैं एक 3 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, वाइट फोर्स के बारे में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, वाइट फोर्स के बारे में क्यों समझाना चाह रहे हैं। पहले पॉइंट है, आप लोग जिंदा है, आप लोग मेरे सामने बैठा है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, या जो भी स्क्रीन देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जो भी लोग आपके मन में कुछ ना कुछ शब्दों, मेरा जो लफ्ज है वो आपके मेंदू तक जा रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? वाइटल फोर्स की वजह से। तो इसलिए वाइटल फोर्स के बारे में समझना जरूरी है। दूसरा, आप लोग डॉक्टर्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग चिकित्सक हैं, आप रोज रोज मरीज देख रहे होगे, ठीक है, और मरीज को ठीक करने का प्रयास कर रहे होगे। आपके पास मरीज आया कैसे? पहले वो एक इंसान थे जो स्वस्थ थे, कोई ना कोई कारण की वजह से वो बीमार इंसान बन गया, बीमारी उनके अंदर आ गया, और वो बीमारी को ठीक करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। और ये एक दूसरा चीज है जिसके लिए आपको वाइटल फोर्स पढ़ना जरूरी है। और तीसरा चीज, आपके पास मरीज आया तो आप क्या कर रहे हो? उसका केस चेकिंग कर रहे हो, उसका बीमारी या बीमार इंसान को समझने का प्रयास कर रहे हो, एक डिटेल केस चेकिंग लेते हो, उसके मेंटल्स देखते हो, उसके फिजिकल जर्नल्स देखते हो, उसके पर्टिकुलर्स कंप्लेंट्स देखते हो, और ये पूरा समझा के आप एक दवाई प्रिस्क्राइब करना के कोशिश कर रहे हो वो बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो आप जो दवाई दिया उनसे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, या नहीं तो टोटल क्यूर भी मिल सकता है। एंड आप जो बीमारी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो ना, जो स्वस्थ को ले आने के लिए, उसको समझने के लिए वाइटल फोर्स का पढ़ना जरूरी है। तो ये 3 कारण मैंने बता दिया। ऐसे प्रैक्टिशनर या ऐसे होम्योपैथ आपके पास जो आते हैं बीमार इंसान, वो पहले स्वस्थ थे, बाद में बीमार बन गया, अभी बीमारी ठीक करने के लिए आपके पास आया, और आप दवाई देकर प्रयास करते हो उस बीमारी को वापस स्वस्थ बनने के। ठीक है। ये 3 चीजों में वाइटल फोर्स का हाथ है, और बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए उसको समझाने के लिए आपको वाइटल फोर्स पढ़ना जरूरी है। ये देखिए डॉक्टर एच ए रॉबर्ट्स ने क्या दिया है होम्योपैथी के बारे में। अभी भी चिकित्सक एज वेल एज कॉमन लेमन पीपल, मतलब आम इंसान लोगों के बीच में अभी भी कंफ्यूजन है। फिजिशियन को क्या लगता है कि अगर उनको मेट्रिया मेडिका पता है, ए टू जेड मेडिसिन का पूरा, अगर उन्होंने मान लीजिए एलेंस की नोट्स नहीं तो बोरिस मेट्रिया मेडिका, अदरवाइज केंट्स मेट्रिया मेडिका, टॉप टू बॉटम अगर उनको अध्ययन करने का
कैपेसिटी है, मेमोरी है। तो वो लोग कुछ समझ रहे हैं कि वो लोग बड़ा डॉक्टर्स है, और उनके पास कोई भी मरीज आएगा तो उनको ठीक करा सकता है। खाली मैथमेटिका का नॉलेज काफ़ी है क्या? मैथमेटिका पढ़ेंगे तो हम आगे हमारा प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हैं क्या? जब तक आपको फिलोसफी नहीं पता है, जब तक आपको बेसिक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में जो हैनमन दिया है, जो विधि है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो आप प्रॉपर्ली नहीं फॉलो करेंगे तो मैथमेटिका पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। तो हर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एच रॉबर्ट्स कह रहे हैं। तो उसमें ये लिखा है कि होम्योपैथिक फिजिशियन को जब तक फिलोसफी का आइडिया नहीं है होम्योपैथी का, और दवाई देने में, दवाई पेशेंट को देने में उसका विधि और उसका जो नियम है वो जब तक नहीं पता है, तब तक कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर वो इंसान बन नहीं सकता। तो ये इसीलिए हमको वाइटल फोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक जो डिस्क्लेमर है, मैंने पहले आपको दूर कर दिया कि क्यों पढ़ना है, और होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का हाथ क्या इतना इम्पोर्टेंट है क्या, ये मैंने आपको समझाया पहले। राइट। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि वाइटलिज्म क्या है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। आप स्टुअर्ट क्लोज में एक चैप्टर है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मेटेरियलिज्म, उसमें लिखा है वाइटलिज्म, उसमें लिखा है सब्सटैंशियलिज्म। तो ऐसा अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी मतलब जो वो स्कूल का क्या है, छात्रों है, जो लोग एक कॉमन बिलीफ को मानते हैं और वो बिलीफ को पकड़ के जाते हैं। राइट। उसको हम कहते हैं कि स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है। तो वाइटलिज्म ऐसे एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है जिसमें लोग माना जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग एंटिटीज। मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसा दो चीज है ना मैटर में। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, लिविंग मतलब क्या है, नॉन लिविंग मतलब क्या है। लिविंग का मतलब है कि उसके अंदर कुछ जान है, राइट। नॉन लिविंग का मतलब है कि उसके अंदर एक जान नहीं है, मतलब नॉन लिविंग, इट इज नॉट लिविंग। तो फर्क कैसे समझ में आएगा हमको लिविंग और नॉन लिविंग को? लिविंग का एग्जांपल्स क्या होता है? प्लांट्स, है ना, जड़ी बूटियां, यो भी आपका जो पौधा है, ये सब लिविंग में आता है। फिर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इंसान, बर्ड्स, ये सब लिविंग एंटिटी में आता है। और नॉन लिविंग एंटिटी में क्या आता है? पत्थर, मिट्टी, ठीक है, लकड़ी, लोहे, ये सब नॉन लिविंग एंटिटीज में आता है। ये दोनों का फर्क क्या है? बेसिकली फर्क ये है कि लिविंग एंटिटीज टेंड्स टू ग्रो, डेवलप एंड मल्टीप्लाई। ये तीन पॉइंट्स है जो फर्क समझ में आ रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज में बीच में फर्क है। ये आप ऑलरेडी बेसिक साइंस में पढ़ा होगा। तो एक इंसान या कोई जानवर या कोई पौधा, इट लिव्स मतलब जिंदा है, और आगे क्या करने वाले, इट ग्रोस मतलब उसको अगर आपके घर पे कोई प्लांट है उसको आप रोज पानी दे रहे हो, ठीक है, और सूरज की रोशनी लेकर वो जाड़, वो पर्टिकुलर प्लांट क्या होता है, इट ग्रोस, थोड़ा सा बड़ा होने का प्रयास करता है, नया नया लीव्स आएंगे, फिर एक टाइम में एक बड आएंगे, फिर फ्लावर आएंगे, फिर फ्रूट आएंगे। तो इट इज ट्राइंग टू ग्रो अप, इट इज गोइंग टू यील्ड यू समथिंग और नॉट द अदर, राइट। एंड सिमिलरली इट ग्रोस, इट मल्टीप्लाइज मतलब नया नया पौधा आने लगेंगे, उसके ब्रांचेस या नया नया रूट से नया नया प्लांट्स आने लगेंगे, राइट। सो इट ग्रोस, इट मल्टीप्लाइज एंड इट रिप्रोड्यूसेस। ये तीनों फर्क है। पत्थर कई जगह पे अब रखा जाता है, पत्थर कभी बड़ा नहीं होगा, पत्थर कई नया पत्थर देगा नहीं, और पत्थर के अंदर जान नहीं। ठीक है। तो ये फर्क है कि लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज के बीच में। और ये क्यों होता है? पत्थर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? बिकॉज उनके अंदर जान है। और जो लोग ये सिद्धांत को माना जाता है कि लिविंग एंटिटीज के अंदर कोई जान है, या कोई ऐसा एक ऊर्जा है, या कोई बल है, या कोई शक्ति है जो इनको बड़ा होने में, मल्टीप्लाई करने में जो जो प्रयास जो करता है, मतलब जो जिनके अंदर ये चीज पावर है, तो उनको हम माना जाता है, उस फिलोसफी को माना जाता है वाइटलिज्म। और ये जो पर्टिकुलर जो एंटिटी है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो ये पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए प्रयास करता है, तो उसको कहते हैं कि वाइटल स्पार्क, और उसको इलान विठाल के नाम पे बुलाया जाता है। और लोग इसी को बोलते हैं कि सोल, मतलब आत्मा या जीवन, जो भी आप कहते हो वही है। ठीक है। ये वाइटलिज्म का फिलोसफी है। जो लोग ये सिद्धांत को मान जाता है उसको वाइटलिस्ट कहता है,
जो ये सिद्धांत को नहीं मानता है उसको मेटेरियलिस्ट कहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो शक्ति को आप देख नहीं सकता, राइट, इट इज इनविजिबल, इट इज डायनेमिक, इट इज स्पिरिचुअल, इसको आप महसूस कर सकता है बट इसको देख नहीं सकता। एंड मेटेरियलिस्ट ऐसा लोग जो है जिनको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी ऐसा एक नया जो गैजेट है उसके प्रयास, उसके द्वारा, उसके दृश्य से अगर हम दिखा जाता है, उनको दिखा सकता है, उसी को मानता है। इसलिए वो लोग मेटेरियलिस्ट है। दोस दे कैन एबल टू सी, देन दे बिलीव दैट टू बी प्रेजेंट, राइट। सो ऐसा है वाइटलिज्म की फिलोसफी। भाई मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। वाइटलिज्म एक बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल है उसमें, बट आप लोग जो नया है इसमें, तो वाइटलिज्म के बारे में आपको जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि वाइटलिज्म क्या होता है, राइट। आगे बढ़ाएंगे कि ये सोल, आत्मा या जीवन क्या होता है। तो सोल ऐसा एक स्पिरिचुअल पार्ट है। मतलब आपको पता है कि ट्रिनिटी ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग क्या होता है। ट्रिनिटी में क्या है कि ट्रायंगल है जिसमें तीन चीज है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी मतलब है शरीर, ठीक है, या उसको बोलते हैं हम प्रकृति, संस्कृत वर्ड में अगर बोलना चाहेंगे तो प्रकृति, ठीक है। एंड दूसरा माइंड, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं चित्ता, ठीक है, या मानस। एंड तीसरा में आता है स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं आत्मन या ब्राह्मण, या नहीं तो हम कहते हैं इसको आत्मा, इसको हम कहते हैं स्पिरिट। तो बॉडी, माइंड, स्पिरिट, ये तीनों मतलब शरीर, मानस या चित्ता, और तीसरा जो स्पिरिट है जिसको कहते हैं आत्मन या ब्राह्मण या जीवन, ये तीनों को अगर हम मानते हैं ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, ये तीनों ट्रिनिटी है। तो उसमें ये तीसरा चीज जो मैंने कहा था स्पिरिट या सोल, उसको हम सोल कहता है, ठीक है। तो मृत्यु इंसान का होता है, स्पिरिट का नहीं होता है। स्पिरिट ट्राइज टू लिव इवन बियॉन्ड डेथ। मतलब एक इंसान का मृत्यु होने के बाद भी वो पर्टिकुलर जीवन या आत्मन, ब्राह्मण, जो भी आप कहते हो संस्कृत वर्ड में, वो जिंदा रहता है। आत्मा को कभी मृत्यु नहीं है। इंसान के शरीर जो हम कहते हैं बॉडी, उसको मृत्यु है। इट इज इटर्नल। सोल जो है, हिंदू फिलोसफी के माध्यम से अगर जानना चाहेंगे तो इट इज इटर्नल, मतलब आप जिंदा होने के पहले भी था, आप जिंदा है तभी भी है आपके साथ, और आप मृत्यु के बाद भी वो जिंदा रहेगा। इट इज ऑमनी प्रेजेंट, इट इज ऑमनी पोटेंट, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनीथिंग। तो ये है हिंदू फिलोसफी का जो हम कहते हैं सोल या आत्मा, है ना, विच लिव्स बियॉन्ड डेथ इवन, राइट। तो सोल का मतलब ऐसा है कि इट्स एन एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हम कहते हैं ना ही इज अ नोबल सोल, जैसा रतन टाटा का मृत्यु हुआ था अभी रिसेंटली, है ना। तो उनको लोग क्या बोले थे कि ही इज अ नोबल सोल। नोबल सोल मतलब क्या है कि उन्होंने जिंदगी ऐसा जीला कि बहुत लोगों को मदद किया, किसी को नुकसान नहीं किया, बहुत लोगों को आगे बढ़ाने में मदद किया था। इंडिया को वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कंट्रीज में ले आने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ था। और इंडिया में कोई भी क्राइसिस अगर होगा, कोई एपिडेमिक होगा या कोई ऐसे घटना होगा, तो उनका हाथ बिल्कुल रहेगा लोगों को मदद करने के लिए, इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए। तो इनको क्या कहते हैं हम, इसे नोबल्स, राइट। महात्मा कह सकते हैं हम, अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन अगर पूछना चाहेंगे तो फिर उनको कहते हैं महात्मा, है ना, महा आत्मा, ठीक है। तो आत्मा इधर आता है ना, दैट्स अ सोल। और महा मतलब क्या है, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, ओके। तो सोल एक नाउन है। इंग्लिश, अंग्रेजी ग्रामर में देर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, वर्ब्स है, नाउन्स है, एडजेक्टिव्स है ना, प्रोनाउन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे अलग अलग आप लफ्ज सुना होगा। तो उसमें सोल किस में आता है, नाउन में आता है, ठीक है। तो सोल का मतलब थोड़ा बहुत दिया है, इमेटेरियल पार्ट ऑफ अ पर्सन, द एक्चुएटिंग कॉज ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। एक इंसान अगर जिंदा है तो इसकी वजह से जिंदा है, और ये इमेटेरियल है, मतलब इसको देख नहीं पाएंगे हम, देख नहीं पाएंगे, खाली महसूस कर पाएंगे हम, ठीक है। एंड सोल को ये भी बता सकते हैं कि वो एक इंसान है, ठीक है, एम्बॉडीमेंट ऑफ समथिंग, मतलब एक इंसानियत की बात जो है वो हम कह सकते हैं, डीप फीलिंग और इमोशन। कभी कभी वो भी हम सोल कहते हैं। सोल, द सोल ऑफ ए फॉरेस्ट, मतलब आप कहीं जा रहे हो, कोई जंगल है, तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि ये जान है, मतलब ये जो जंगल है उसका जान इधर है। या कहीं नेचुरल प्लेसेस कहीं जा रहे हो, कश्मीर, या नहीं तो फिर कहीं आप घूमने फिरने के लिए जाते हो वेकेशंस में, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ नेचर, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जगह का आप मतलब एसेंस ले सकते हो कि कितना ब्यूटीफुली सजा हुआ है,
कितना प्लेजेंट है ना, कितना माइंड कामिंग है। क्यों? बिकॉज यू आर इन वाइब्रेशन विद द नेचर। आप इस प्रकृति के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। देर आर सम वाइब्रेशंस इज कॉमन बिटवीन यू, एंड ये हम कह सकते हैं कि ये डीप फीलिंग और इमोशन। सोल का मीनिंग ये भी होता है, राइट। तो आगे एक एक ये जो सोल हम कहते हैं इंग्लिश में, उसका डेरिवेशन कहाँ से आया? तो वो एक ओल्ड इंग्लिश शब्द है जिसको हम सावल कहते हैं या सावल कहते हैं, उनसे शुरुआत हुआ ये सोल। और ये जर्मन वर्ड है, ओल्ड जर्मन वर्ड है, जिसमें हम सियुला या सीला कहते हैं। उसी से सोल का डेरिवेशन हुआ था। एंड इसका मीनिंग है कमिंग फ्रॉम और बिलोंगिंग टू द सी और लेक। मतलब सोल जो है कहाँ से आया? नदियों से, या नहीं तो जो ओशन है, सी है, समुद्र से आया है, और वापस ये समुद्र में जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि इंसान का जो जन्म है कहाँ से हुआ? पानी से। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सी क्रीचर से हमारा ये डेवलपमेंट हुआ था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना के रखा है। और जब जन्म होता है तो हमारे सराउंडिंग में क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। वो क्या है? फ्लूइड है, राइट। एंड इंसान की मृत्यु होने के बाद हिंदू फिलोसफी के धर्म में अगर जाएंगे तो क्या करेंगे हम? इंसान मरने के बाद हिंदू फिलोसफी में हम उनको जला जाता है। इट्स कॉल्ड एज फ्यूनरल फायर। जलाने के बाद जो अस्थि मिलता है हमको, जो अनबर्न्ट पार्ट्स ऑफ बोन्स, और एल्स थोड़ा बहुत जो राख है, जो अ, बचा है, उसको हम क्या करते हैं आखिरी में? उसको लेकर हम विसर्जन करते हैं। किस में? एक पुण्य नदियों में करते हैं, नर्मदा, नहीं तो गोदावरी, नहीं तो आपके गंगा। ऐसा घाट में जहाँ पे पुण्य नदियों जाता है, उसमें हम उसके दूसरे दिन अस्थि विसर्जन करते हैं। और ये नदियों जाके कहाँ पे सजा जाता है लास्ट में? नदियों के संगम कहाँ पे होता है? ये ओशंस, सी, समुद्र में होता है। तो हमारे जो जन्म है वो पानी से हुआ। और पानी के मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये समुद्र से, और आखिरी अंतिम में हम कहाँ जाता है वापस? फ्रॉम द एरिया वेर वी हैव कम। जहाँ से हमारा शुरुआत है उधर ही खत्म हो जाता है। कहाँ पे? समुद्र में। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सियुला और सीला का मतलब, जो जर्मन ओल्ड जर्मन वर्ड है, तो सियुला और सीला से आया सवोल या सावेल, जो अभी मॉडर्न टर्म्स में सौल आके रुका है। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि सौल का मीनिंग क्या होता है, कहाँ से हुआ ये, राइट। ओके। अभी हम आएंगे वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है। तो हैनमन ने फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन में पहले बार, हैनमन का फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन कब हुआ पब्लिश? 1810 में। 1810 में पहले एडिशन ऑफ ऑर्गनॉन आया। सेकेंड एडिशन 1810 1819, है ना। 1819 में हुआ 1810 1819 1824। 1824 में थर्ड एडिशन आया। 1829। 1829 में फोर्थ एडिशन आया। फिफ्थ एडिशन आया 1833 में। फिर सिक्स्थ एडिशन कंप्लीट हुआ 1842 में। बट उसके मृत्यु हो गया था कुछ महीने के बाद, इसलिए उसका पब्लिकेशन में टाइम लग गया था, और आखिरी में पब्लिश हुआ 1921, 1921 में, 1921 में पब्लिश हुआ था। तो आप अगर देखेंगे तो पहले चार एडिशन में कई भी ऑर्गेनॉन में वाइटल फोर्स का जो लफ्ज है कई मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। बट पहले पहले इंट्रोड्यूस हुआ था कब? 1833 में, जब फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन पब्लिकेशन हुआ था, उसी में नाइन्थ अफोरिज्म में वाइटल फोर्स का जिक्र मैंने पहले किया था, राइट। एंड उसके बाद जो सिक्स एडिशन आया था, जो 1842 में कंप्लीट हुआ था, बट उसके मृत्यु के बाद 1921 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस किया था, जहाँ पे उन्होंने वाइटल फोर्स की जगह पे वाइटल प्रिंसिपल कई कई जगह पे उन्होंने यूज किया। एंड आप लोग को ये मैं कहना चाहूंगा कि वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। आप अभी भी सिक्स एडिशन देखेंगे तो जहाँ जहाँ वाइटल फोर्स थे फिफ्थ एडिशन में, वो कंप्लीटली वाइटल प्रिंसिपल हने मैंने चेंज नहीं किया। थोड़ा बहुत जगह पे वाइटल फोर्स वाइटल प्रिंसिपल दोनों शब्द आप देख सकते हो। थोड़ा जगह पे वाइटल फोर्स की जगह पे वाइटल फोर्स कंप्लीटली वाइटल प्रिंसिपल कंप्लीटली चेंज कर चुका है। तो इसीलिए ये चेंज जो है वो एकदम कंप्लीट चेंज नहीं है, पार्शियल चेंज है। पार्शियल इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि वाइटल फोर्स का वर्ड कई कई अफोरिज्म्स में है अभी भी सिक्स एडिशन में।
एंड कई कई जगह पे वाइटल फोर्स की जगह पे वाइटल प्रिंसिपल उन्होंने चेंज किया। तो ये चेंज जो है वो कंप्लीट चेंज नहीं है, पार्शियल चेंज है, राइट। तो इन दोनों में से आपको कॉमनैलिटी क्या दिख रहा है? वाइटल फोर्स वाइटल प्रिंसिपल में कॉमनैलिटी क्या है? आप ये वर्ड को अगर दो तरफ से स्प्लिट करेंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, तो वाइटल जो प्रीफिक्स है वो दोनों में सेम है, राइट। इसलिए मैंने लाल कलर में दिया है, दोनों सेम है। बट फर्क किसमें है? सफिक्स में है। क्योंकि पहले फोर्स था, जो अभी प्रिंसिपल चेंज हो गया। फोर्स मैंने ये हरा कलर में दिया है, प्रिंसिपल मैंने नीला कलर में दिया है, ताकि आप लोग को समझ आए कि कॉमनैलिटी क्या है और डिफरेंस क्या है ना। आगे ये जो स्लाइड्स में कई जो जगह पे मैंने वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल का शब्द जो यूज किया, उसमें मैं ये कलर ही मैं हाईलाइट करूंगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि फर्क क्या है, राइट। तो इसमें हानेमैन ने वाइटल का चेंज क्यों नहीं है प्रीफिक्स में? क्योंकि हानेमैन एक वाइटलिस्ट थे। हानेमैन स्ट्रांगली वाइटलिज्म को बिलीव करते थे, एंड हानेमैन इज वन ऑफ द प्रोपोनेंटर ऑफ द वाइटलिज्म कॉन्सेप्ट। मैंने आपको वाइटलिज्म का मीनिंग समझ आया कि वाइटलिज्म क्या होता है, कि लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज में फर्क क्या है, और इस सिद्धांत को कोई माना जाता है उसी को वाइटलिस्ट कहता है। और हानेमैन एक वाइटलिस्ट है, तो इसीलिए उन्होंने वाइटल का जो प्रीफिक्स है उसको चेंज नहीं किया, उल्टा सफिक्स जो फोर्स है उसको प्रिंसिपल को प्रिंसिपल जैसे बदल दिया, राइट। आप लोग मेरे साथ है ना? ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, हम स्लोली जा रहे हैं, हम समझा के जा रहे हैं, राइट। ठीक है, अभी थोड़ा और समझेंगे कि वाइटल फोर्स वाइटल प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें अगर आप ये शब्द देखेंगे वाइटल फोर्स एंड वाइटल प्रिंसिपल, उसमें वाइटल कॉमन है, ठीक है, एंड फोर्स और प्रिंसिपल चेंज हुआ है, और वो भी कंप्लीटली चेंज नहीं है, पार्शियली चेंज। ठीक है, जो कॉमन वर्ड्स है वाइटल, दोनों में जो प्रीफिक्स है वो क्या है? मैंने अगेन बताया कि अंग्रेजी में ग्रामर में बहुत ज़्यादा विधि है, तो जिसमें वाइटल जो है दोनों में जो कॉमन है प्रीफिक्स में, वो एडजेक्टिव है, और फोर्स या प्रिंसिपल जो सफिक्स है वो नाउन है। अभी आपको समझाना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। कोई कोई लोग को पता होगा, तो जो लोग को पता है उसके लिए एक रिवीजन है, और जो लोग को नहीं पता है उनको मैं समझाना चाहूंगा कि एडजेक्टिव और नाउन क्या होता है। तो नाउन है एक कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ चीज या मतलब दिया जाता है, जो एक व्यक्ति या एक जगह या एक चीज को मतलब डिस्क्राइब करता है, ओके। उसके क्वालिटी या उसके एक्शन के बारे में बताया जाता है, ओके। एंड वो है एक मतलब जो चीज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, ओके। तो उसी को हम कहते हैं नाउन, राइट। एंड एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब मॉडिफाई और ऐड क्वालिटी और एट्रीब्यूट या नाउन। एक नाउन को जो मतलब एट्रीब्यूट ऐड करता है या कैरेक्टरिस्टिक ऐड करता है या क्वालिटी ऐड करता है, उसको एडजेक्टिव कहता है। एग्जाम्पल देखिए ना, एक एप्पल है, सेब, ठीक है। एप्पल इज ए नाउन, ओके। एंड अगर मैं एडजेक्टिव ऐड करूंगा, ए रेड एप्पल, मतलब एप्पल है बट वो बहुत लाल है। अदरवाइज मैं ये कहूंगा, ये स्वीट एप्पल। एप्पल एक नाउन है, ठीक है, जो हमारे जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। एंड इसमें अगर मैं ऐड करूंगा एक स्वीट एप्पल, मतलब क्या है? बहुत मीठा है। सेब है जो बहुत मीठा है, राइट। अ बिग एप्पल अगर बोलेंगे, तो एप्पल है बट वो नॉर्मल से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा साइज बड़ा है, राइट। अ राइप एप्पल मतलब ये बहुत पका वाला, अच्छी तरह पके वाले सेब है। तो ये जो मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ ना, ए बिग एप्पल, ए स्वीट एप्पल, ओके, ए रेड एप्पल, है ना, एक राइप एप्पल, ये सब एट्रीब्यूट्स है। तो ये जो बिग, रेड, स्वीट, है ना, ये सब एडजेक्टिव्स है। और नाउन क्या है? एप्पल है, जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये शायद ये एग्जाम्पल से आप समझा होगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। लाइकवाइज अब आगे अगर ये दोनों शब्द हमारे जो सब्जेक्ट है अभी, वाइटल फोर्स एंड वाइटल प्रिंसिपल, अगर देखा जाएंगे और ले जाएंगे, तो उसमें वाइटल एडजेक्टिव है। मतलब एडजेक्टिव क्या करता है? इट गिव्स ए क्वालिटी और एट्रीब्यूट टू ए नाउन, एंड नाउन क्या है इसमें? फोर्स और प्रिंसिपल, राइट। समझ गया? आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम इसका मीनिंग क्या है समझाएंगे, ओके। वाइटल क्या है? मैंने ऑलरेडी बताया था, वाइटल इज एन एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव इज द वन व्हिच गिव्स अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट टू अ नाउन, ठीक है। तो वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें वाइटल का मीनिंग क्या होता है? वाइटल वाइटल का जो
शुरुआत है या आपको ओरिजिन है, वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया था। लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड से आया था? वाइटालिस। उसका मतलब क्या है? जान, लाइफ, जिंदगी, है ना। और उसका मीनिंग क्या होता है? परफॉर्मिंग एन एसेंशियल फंक्शन इन द बॉडी। मतलब हम बोलते हैं ना वाइटल्स, वाइटल्स कैसा है? मतलब जैसा आप आईसीयू में जाएंगे, कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया, ट्रॉमा इमरजेंसी में, तो डॉक्टर आके ये पूछेंगे, जो भी SRJR या जो भी डॉक्टर्स है उधर, वो क्या पूछेंगे? वाइटल्स कैसा है। वाइटल्स का मतलब क्या है? ब्रीथिंग कैसा है, आदमी कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, ओके, बीपी कैसा है, फीवर वगैरह कुछ है क्या, बॉडी टेम्परेचर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स रेट क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। ये सब बेसिक वाइटल फंक्शंस होता है। तो डॉक्टर ये पूछते हैं कि वाइटल्स क्या है। वाइटल्स में आपको बीपी टीपीआर बताना पड़ेगा। बीपी, ब्लड प्रेशर, टी टेम्परेचर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। ओके, ये चार चीज वाइटल्स कहते हैं। तो इसी का मीनिंग है कि वाइटल्स मतलब परफॉर्मिंग एन एसेंशियल फंक्शन इन द बॉडी, मैनिफेस्टिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई आएगा इंसान आपके साथ बात करने के लिए, आप कोई प्रेजेंटेशन या सेमिनार दे रहे हैं, या कॉलेज में आपने अटेंड किया, कोई प्रोफेसर या कोई टीचर आपके सामने आएंगे, उनका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप क्या कहेंगे? कि ही इज फुल ऑफ वाइटलिटी। मतलब कई जगह पे बैठेंगे नहीं, क्लास कभी बोर नहीं होता है, इधर उधर घूमते फिरते आपके सामने आते हैं, फिर वापस चल जाते हैं पोडियम में। तो his class is full of energy या full of vitality या liveliness, है ना। तो उसको कहते हैं कि वाइटल, है ना, फुल ऑफ स्पिरिट। मतलब उनके साथ बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता कि टाइम कैसे बीत जाता है। ओके, ही इज फुल ऑफ स्पिरिट। मतलब जो भी लोग उनके सामने बात करेंगे, उनके क्लास में बैठेंगे, सबको एक एनर्जी मिलता है उनके क्लास से। हाँ, उसको कहते हैं वाइटल। अर्जेंटली नीडेड और ऑब्सोल्युटली नेसेसरी। हम कहते हैं ना कि इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। मतलब क्या है? कि बहुत जल्दी से चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, और वो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। ठीक है। तो ये है वाइटल की मीनिंग। तो वाइटल, रिमेंबर, इट इज नॉट अ नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच गिव्स और एड्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक टू ए नाउन। ठीक है, अभी आप समझ गए आएगा कि वाइटल क्या है। अभी हम जाएंगे कि फोर्स क्या है। ठीक है। फोर्स, प्रिंसिपल, दोनों एक ही ग्रामर में बिलोंग करता है, दोनों नाउन है। मैंने आपको नाउन बताया। नाउन क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अवर इंग्लिश ग्रामर, एंड इट हैज सर्टेन मतलब एट्रीब्यूट्स ऑन इट्स, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि फोर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अगेन, फोर्स का ओरिजिन या शुरुआत लैटिन वर्ड से हुआ था, जिसको हम कहते हैं फोर्टिस। ओके, अभी भी हॉस्पिटल है ना, मलर फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ये सब का मीनिंग है कि स्ट्रॉन्ग, मतलब ताकतवर, है ना। उसका मीनिंग क्या है? Force is any interaction that when opposed will change the motion of the object। ये फिजिक्स का डेफिनेशन है ना। फोर्स का मतलब है, इंग्लिश में अगर हिंदी में समझाना चाहूंगा तो फोर्स एक बल है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अगर ये शक्ति, बल या ऊर्जा किसी के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, उसको डिस्प्लेस करेंगे, मतलब उसको मोशन में या मूवमेंट में ले आएंगे। तो उसका मतलब है फोर्स। ठीक है। और फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी। मतलब बल, शक्ति या ऊर्जा अगर किसी चीजों के ऊपर प्रभाव होगा, तो उसका मूवमेंट स्टार्ट होगा। जिसके ऊपर मास है, मास मतलब क्या है? वेट, राइट। इट कैन बी ग्राम्स, इट कैन बी किलोग्राम्स, इट कैन बी मिलीग्राम्स। कोई भी है जो चीज है जिसको मास है, और उसके ऊपर ये ऊर्जा या शक्ति या आप जो बल कहते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले जाएगा। एंड जितना दूर वो जा रहे हैं डिपेंड्स अपॉन कितना फोर्स या बल उनको हम दे रहे हैं। समझ में आए? ये थोड़ा सा डेफिनेशन है, आगे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हमें। खाली आप समझाइए कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब है कि स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, फोर्टिस जो लैटिन वर्ड से आया है। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर। एंड अभी आएंगे हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगेन फोर्स जैसा एक नाउन है, और उसका भी कॉमनैलिटी क्या है कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड प्रिंसिप से आया था, प्रिंसिपल। उसका मतलब है कि फर्स्ट चीफ, मतलब सबसे प्रथम, और चीफ मतलब सबसे महत्व और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको चीफ कहते हैं। और दूसरा वर्ड है प्रिंसिपिया, जो आगे लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या है? उसका बेसिक नियम,
जो आप नियम कहते हैं या जो आप विधि कहते हो, जो लॉ, ये सब प्रिंसिपल का सिनोनिम्स है ना। फाउंडेशन मतलब इसका बेसिक्स कहाँ से आया, उसी को है प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। उसका मीनिंग देखिए, रूल और लॉ कंसर्निंग ए नेचुरल फिनोमेना आर द फाउंडेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मतलब एक प्रकृति का चीज को आप समझाने के प्रयास करेंगे, और अगर आप एक विधि डिक्लेयर करेंगे या आप एक नियम बना के छोड़ेंगे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। जैसा ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है। जैसा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। जैसा एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिज्म है। ऐसा एक अलग अलग लॉज है, पिथागोरस थ्योरम है ना। ऐसा अलग अलग लॉज एंड प्रिंसिपल्स है, विधि है, जो लोग ने देखे और लोगों को समझने की कोशिश किया है वो क्यों होता है। और इस खोज के चक्कर में उनको एक विधि मिला है जो अप्लीकेबल है कहीं भी, कोई भी प्लेस में, कोई भी ऑब्जेक्ट्स में, एंड जो बेसिक है ना। तो उसको कहते हैं कि रूल और लॉ, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। A basic generalization that is accepted as true and that can be used as basic for reasoning or conduct। एक बेसिक सच है, प्रकृति का सच है या दुनिया के सच है, वो सच्चाई को आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लॉ या प्रिंसिपल बन गया, जो अभी भी लागू है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। राइट। A principle is a rule or mechanism by which specific scientific phenomena work। अगर कोई चीज कैसे काम करता है आपने अगर एक्सप्लेन करके छोड़ दिया, देन उसी को प्रिंसिपल कहा जाता है या नियम कहा जाता है। okay? A basic true तो और लॉ ऑफ assumption, तो सच्चाई जो लोग ने मतलब समझने का कोशिश किया, आम इंसान लोगों को, और जो विधि बन गया, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये सब मीनिंग्स है। और मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक विधि है जो सच्चाई को और अच्छा तरह से या और बेहतर लोगों को या आम इंसान को समझाने का प्रयास किया, जो विधि बन गया, जो चेंज नहीं होता है और जो लागू है इस दुनिया में कहीं भी, उसी को हम प्रिंसिपल कहे जाता है। ठीक है। ठीक है, अभी फोर्स के बारे में आएंगे। तो अब ये फिजिक्स डेफिनेशन है, फिजिक्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन, मतलब दोनों अगर एक दूसरे के मतलब इंटरेक्शन मतलब क्या कह सकता है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आएगा तो एक फोर्स जनरेट हो। ठीक है। तो फोर्स कैन बी पुल और पुश। पुल मतलब क्या है, खींचने का जो ऊर्जा, और पुश का मतलब क्या है, धक्का देने का ऊर्जा। ठीक है। तो ये दो चीज अगर मतलब इंटरेक्शन में, दो ऑब्जेक्ट्स है जिसको मास है, अगर दोनों इंटरेक्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर आ जाएगा, तो एक फोर्स एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और उसको हम कहते हैं ऊर्जा या बल या शक्ति। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आना बंद होगा तो फोर्स नहीं रहता है, मतलब ऊर्जा या शक्ति या बल नहीं रहता है। तो फोर्स आता है जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आता है तभी। अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है तो फोर्स है नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि फोर्स एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। कभी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का प्रभाव पड़ता है जब दोनों कांटेक्ट में आता है तभी। ठीक है। ये फिजिक्स का डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये फोर्स है। राइट। तो फिजिक्स पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब क्या है, उसमें दो चीज रहता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका इंटेंसिटी या उसका मतलब स्ट्रेंथ जो कहते हैं ना, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, मतलब शक्ति। मैग्नीट्यूड का मतलब कि उसका कितना ताकत है, उसको मैग्नीट्यूड कहता है। और डायरेक्शन का मतलब क्या है कि कौन सा दृश्य में जाता है। ठीक है। तो फोर्स में डायरेक्शन अगर देखेंगे तो तीन डायरेक्शन से, एक धक्का देने का जो ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं पुश और थ्रस्ट, खींचने का जो ये है बल या शक्ति कहते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रैग और पुल, एंड दूसरा कि टॉर्क और रोटेशन। ठीक है। इसको आसान तरीका से समझाऊं तो आप, सिंपल एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। आप क्लिनिक में बैठे हो, आपके पास एक ऑफिस चेयर है जो घूमता
है सबके पास कंसल्टेशन चेम्बर में? या अगर पेशेंट को अगर बैठने के लिए अगर एक स्टूल दिया जाएगा, उसमें भी ऐसा स्टूल है जिसको प्रोटेक्ट करके उसका हाइट कम नीचे कर सकता है, और जो रोटेट होता है ना? तो आपके जो ऑफिस चेयर है जो बैठते हो, ठीक है, जिसमें चक्का दिया है, 4 चक्का दिया है या 3 चक्का दिया है, तो वो कुर्सी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लीवर दिया होगा साइड में से, जिसको हाइट आप चाहिए जितना ऊपर टेबल के ऊपर उतना आप कर सकते हो। या उसका हाइट अगर कम करना चाहेंगे तो लीवर दबाएंगे तो वो नीचे जाएगा, और उस कुर्सी में आप रोटेट कर सकते हो। तो इसमें आपको 3 डायरेक्शंस में आपको फोर्स अप्लाई किया जाता है। एक पुल, जो आप ऊपर कर सकते हो कुर्सी का, ठीक है, लीवर दबाएंगे तो पुश, या नीचे हो जाते कुर्सी का साइज हाइट। एंड तीसरा आप रोटेट कर सकते हो अलोंग द एक्सिस, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, राइट? ये अभी जो नया कार्स आए हैं ना मार्केट में, उसमें भी ये 3 चीज दिया है। आपके स्टीयरिंग आप आपकी तरफ खींच सकते हो, दबा सकते हो, और स्टीयरिंग को आप रोटेट कर सकते हो। सो आपको पुल पुश टॉर्क तीनों मिल गया, राइट? एंड फिजिक्स के माध्यम से फोर्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया है। वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड इज कॉल्ड एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के मुकाबले में या एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो एक फोर्स, एक बल, एक शक्ति, एक ऊर्जा उत्पत्ति हो जाता है, एंड जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में मैंने ये कहा था, पुल पुश रोटेट मतलब टॉर्क, ये सब आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। और दूसरा जो है एक्शन एट डिस्टेंस फोर्सेस। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्सेस में ये है कि ये विधि से अलग हो जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आया, उसके बावजूद भी उस दोनों के बीच में एक फोर्स उत्पत्ति हो जाता है। एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, बट फिर भी दोनों के बीच में एक फोर्स मतलब है, उत्पत्ति है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिज्म, जो हम देख नहीं सकता, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है, राइट? एंड तीसरा जो सन और प्लैनेट्स के बीच में, या सन, प्लैनेट्स और उसके मून्स जो सैटेलाइट्स है उसके बीच में जो फोर्स रहता है, उसको हम एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स कहते हैं, जो हम देख नहीं सकता। इसके विधि में ये एक्सेप्शन है कि दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, फिर भी उसके बावजूद उसके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, उसको कहता है एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, राइट? तो अगर ये क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाएगा तो वाइटल फोर्स किस में आता है, कौन सा फोर्स के अंदर आता है? कॉन्टेक्ट फोर्स में आता है, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स में आता है? एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन है नहीं है, उसके बावजूद भी वो फोर्स काम कर रहा है, राइट? तो ये एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स क्यों हुआ है, इसके सपोर्टिंग में आपको देख सकते हैं कि हैनेमन ने 11th अफोरिज्म की फुटनोट में दिया है कि व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस और डायनेमिक पावर, जहाँ पे हैनेमन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, हैनेमन ने वो मैग्नेटिज्म के बारे में बताया। ये सब कौन सा फोर्सेस में आता है? एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स जो है वो एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स के अंदर क्लासिफिकेशन में आ जाता है, एज पर 6th एडिशन ऑफ आर्म, राइट? तो वाइटल फोर्स एक बहुत महत्व फोर्स है, जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाए हैनेमन ने, ओके? एंड ये वाइटल फोर्स इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम जिंदा है वाइटल फोर्स की वजह से, हम मरा हुआ है क्योंकि वाइटल फोर्स हमारे जान में है नहीं, ठीक है, शरीर में है नहीं। तो हेल्थ, सिकनेस, क्यूर या रिकवरी, ये सभी में वाइटल फोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम स्वस्थ है वाइटल फोर्स की वजह से, हम बीमार हो गया क्योंकि वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया, हम ठीक हो जाएंगे अपने आप, इस मेडिकेटिक्स नेचर जो कहता है उसी के माध्यम से। या अगर डिजीज क्रॉनिक है या अक्यूट, इतना अक्यूट है ताकि वो अपने आप रिकवर नहीं हो पाएगा, तो दवाई की मदद से तो क्यूर भी होता है, वापस हम स्वस्थ स्टेट में आ जाता है। तो ये सब वाइटल फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है, राइट? तो ये 9th अफोरिज्म मैंने दिया हूँ इधर, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गन में। इन हेल्थी कंडीशन ऑफ मैन द स्पेशल वाइटल फोर्स ऑटोक्रेसी द डायनामिट्स द मटेरियल बॉडी organism rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in an admirable harmonious vital operation as regards to both sensations and functions, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purposes of our existence. ये है 9th aphorism। एंड मैं ये कहूंगा कि ये जो 9th अफोरिज्म है ना, मैंने जो इंट्रोड्यूस किया है 5th एडिशन में पहले बार,
वो एक मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा रेनोवेशन है या रेवोल्यूशन है, जो भी आप कहेंगे। ऐसा कोई अगर शब्द हो, किसी में कोई मेडिकल लिटरेचर में प्रयास नहीं किया अभी तक। हैनमन वाज द वेरी फर्स्ट वन। उन्होंने पहले बार ऐसा कुछ मतलब इंपॉर्टेंस दिया वाइटल फोर्स को, और उन्होंने लिखा भी नाइन्थ अफोरिज्म में, फिफ्थ एडिशन में सबसे पहले बार, और सिक्स एडिशन में ये कंटिन्यू हो रहा था। राइट, ये क्वालिटीज ऑफ वाइटल फोर्स आपको पता है, ऑटोक्रेटिक है, ऑटोमेटिक है, स्पिरिचुअल है, डायनेमिक है, अनइंटेलिजेंट, इंस्टिंक्टिव। तो ये सब उनके जो एट्रीब्यूट्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप बेहतर जानते हो, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसके बारे में, क्वेश्चंस भी आर्नर में आए होंगे कि वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स का एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सब। ये ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, आपको पता है बेहतर। राइट, अभी सबसे बड़ा सवाल ये। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। यस, बोलिए मैम। यस, मुझे कुछ सुना नहीं दे रहे, कुछ बोल रहे आप? सो प्लीज मेक पोस्ट कि ताकि कोई आए तो इंटर मैं करवा सकूं, वेटिंग रूम में ही रह जाएंगे। आप होस्ट है सर भी नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, वापस रिपीट कीजिए, होस्ट। आपका आवाज काट रहे थे बीच में। एक्चुअली सर मेरे साइड से नेटवर्क इशू हो गई है, तो मैं ना ही होस्ट हूँ ना ही को होस्ट हूँ, तो अगर कोई वेटिंग रूम में रहेगा तो इंटर मैं नहीं करवा पाऊंगी उनको, आप ही होस्ट वाली हो। ओ तो अच्छा। आप मुझे को होस्ट बना ओके, दें। मैं यस। तो मैं एडमिट ऑल करा दूं अभी फिलहाल? यस। ओके, हाँ मैं आप एडमिट ऑल कर एडमिट भी देता हूँ। करवा दो। और मैंने करा दिया एडमिट ऑल, ठीक है। ओके, थैंक यू। राइट, तो अभी एक बड़ा सवाल अपने सामने खड़ा है कि वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल हैनेमैन ने क्यों चेंज किया है फिफ्थ एडिशन से सिक्स्थ एडिशन अगर देखेंगे। राइट, इसका हम जवाब खोजने के प्रयास करेंगे, एंड ये एंटायरली मेरा पर्सपेक्टिव है। इसमें मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ लीजिए, आखिरी में क्वेश्चन सेशन होगा, तो उसमें मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये जवाब खोजने के चक्कर में मैंने ये देखा था कि सबसे पहले जो अफोरिज्म नंबर 10, जो फिफ्थ एडिशन और सिक्स्थ एडिशन अगर देखेंगे, तो उसमें आप ये दिखा जाएगा कि ये जो मैंने आखिरी शब्द पढ़ रहा हूँ, बाय मीन्स ऑफ द इमेटेरियल बीइंग, जहाँ पे ब्रैकेट में वाइटल फोर्स दिया है फिफ्थ एडिशन में, उस वाइटल फोर्स को हैनामैन ने सिक्स्थ एडिशन में वाइटल प्रिंसिपल चेंज किया है। बट इसमें कॉमनैलिटी क्या है? टेंथ अफोरिज्म फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन में वाइटल फोर्स का वर्ड रिटेन्ड है। मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि वाइटल फोर्स कंप्लीटली वाइटल प्रिंसिपल ऐसा हैनामैन ने चेंज नहीं किया। कई कई जगह पे अफोरिज्म्स में वाइटल फोर्स का वर्ड रिटेन्ड है, कई कई जगह पे वाइटल फोर्स का जगह पे वाइटल प्रिंसिपल ले आया। वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, टेंथ अफोरिज्म में अगर देखा जाएगा तो ब्रैकेट में वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल उन्होंने चेंज किया, बट जो पहले जो लाइन है द मेटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स, वो रिटेन किया है। टेंथ अफोरिज्म फिफ्थ एडिशन में भी वही है, सिक्स्थ एडिशन में भी वही है। खाली ये इमेटेरियल बीइंग के जो ब्रैकेट में जो वाइटल फोर्स दिया है, उसी को वाइटल प्रिंसिपल मैंने चेंज किया। ऐसे काफी ज्यादा अफोरिज्म से, जैसा अफोरिज्म नंबर 17, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल दोनों आप देख सकते हो। ठीक है, राइट। तो चेंज क्यों किया उन्होंने? राइट, और ये अगर जवाब आपको समझना चाहिए तो आप वापस फिजिक्स के पास जाना चाहिए, एंड अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, ये अगर अफोरिज्म अगर वाइटल फोर्स रिटेन करेंगे टेंथ सिक्स्थ एडिशन में भी, तो आपका ये अफोरिज्म्स का मीनिंग थोड़ी चेंज होगा। आप अच्छा तरह पढ़िए, टेंथ अफोरिज्म फिफ्थ एडिशन में और सिक्स्थ एडिशन में अगर हाने मैंने वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल नहीं चेंज किया जो होगा, तो क्या मीनिंग चेंज हो जाता है क्या अफोरिज्म का? अफोरिज्म विल गिव यू द सेम मीनिंग टू द रीडर। वाइटल फोर्स वाइटल प्रिंसिपल अगर चेंज किया जाएगा या नहीं किया चेंज किया जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अफोरिज्म आप पढ़ेंगे तो वही मतलब मिलने वाले इंसान को, मतलब जो रीडर को, जो फिफ्थ एडिशन में मिल रहा है वही सेम मीनिंग सिक्स्थ एडिशन में भी मिलेगा। तो फिर भी वो क्यों चेंज किया? फिर चेंज किया तो कुछ ना कुछ मतलब बदलना होगा ना, कोई मतलब नहीं बदल रहा है इसमें। तो ये खाली टेंथ अफोरिज्म नहीं है, बाकी अफोरिज्म्स भी है, जिसमें आप अगर पढ़ेंगे कि वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल के बिना चेंज करके जैसा वाइटल फोर्स दिया है वैसा ही पढ़ेंगे, तो फिर भी उसका मीनिंग नहीं चेंज होता है। तो फिर क्यों चेंज किया, यही आपको समझाने का प्रयास करना होगा। तो इसको समझाने के लिए आप वापस फिजिक्स में जाना होगा, ताकि
फिजिक्स आपको इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कैसे जवाब देंगे, लेट्स सी। तो आप ये देखिए, जो आपको बहुत परिचय वाले है लॉ या प्रिंसिपल, उसको मैं आपको समझने का प्रयास करूँ। ये है डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी बाय सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन एक विधि तैयार किया या विधि प्रपोज किया है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन ये लॉ को कैसे डिस्कवर किया, अब सबको पता है। न्यूटन ने एक दिन एक सेब का पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक है, बैठे बैठे क्या हुआ, जो पेड़ से एक जो सेब है, जो राइप फ्रूट है, वो क्या किया, उसके सिर के ऊपर गिर गया अचानक से। और गिरने के बाद वो इधर से उधर रोल करने का प्रयास किया। तो हैनमैन ने ये देख सॉरी न्यूटन ने ये देखे कि वो फल जो लटका हुआ था ऊपर, वो नीचे गिरा कैसे, और नीचे गिरने के बाद वो आगे रोटेट करके गया कैसे। इसके इस फिनोमिनन को उन्होंने नोटिस किया। ही हैज नोटिस्ड अ फिनोमिनन कि सेब ऊपर जो लटका हुआ था, वो गिरा कैसे नीचे, और गिरने के बाद आगे वो रोटेट करके गया कैसे। ठीक है, तो ये फिनोमिनन है जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। और ये फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के चक्कर में उन्होंने एक फोर्स को डिस्कवर किया। वो फोर्स है कि ये जो पर्टिकुलर फल है जहां लटका हुआ है पेड़ के ऊपर, उसमें क्या था, उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, और जब ये गिर गया नीचे, कोई हवा की वजह से या कोई मतलब फल बड़ा होने के चक्कर में उसके जो स्टॉक है वो कमजोर होने की वजह से वो गिर गया नीचे। और गिरने के जो ये है फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन वो आता है एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। और उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जैसा कन्वर्ट हुआ, और ये फल आगे रोल होने का प्रयास किया। राइट, तो उन्होंने क्या देखा, पहले एक फिनोमिनन देखे थे जहां पे फल नीचे गिर रहा था, और ये नीचे क्यों गिरा है उसके खोज में उन्होंने फोर्सेस को डिस्कवर किया है। और ये अगर समझ में आने के बाद एक विधि तैयार किया है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल लॉ। ये समझ आया आपको, राइट? ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे ये विधि कहता है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विथ ए फोर्स that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ये है वो लॉ। Force of gravity is directly proportional to mass of object 1 into mass of object 2 by distance from the centers the whole square. ये है पर्टिकुलर लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो मैंने वापस वापस मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूटन ने पहले एक फिनोमिनन देखे थे। फिनोमिनन में क्या हुआ कि एप्पल नीचे गिर रहा था, सेब पेड़ से नीचे गिर रहा था। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो इसके ऊपर प्रश्न उठने का कोशिश किया है या खोजने का कोशिश किया है, ये क्यों होता है, एप्पल क्यों गिरता है नीचे। खाली एप्पल गिरता है या एप्पल जैसा कोई भी चीज जिसके पास मास है वो भी गिरता है क्या। एंड ही बिगन टू अंडरस्टैंड, यस, व्हाटएवर इज हैविंग ए मास विल फॉल डाउन। ये विधि खाली एप्पल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी फल कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो एक बेसिक ट्रूथ बन गया। और बेसिक ट्रूथ कैसे बने, पहले उन्होंने एक फोर्स डिस्कवर किया। ठीक है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस किस के बीच में, एप्पल और अर्थ मतलब पृथ्वी के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स थे जिसकी वजह से फल गिर रहा। ठीक है, एंड ये विधि सबके लिए अप्लीकेबल है। एंड इन्होंने इसी खोज में एक प्रिंसिपल, एक बेसिक लॉ, एक सच्चाई को समझाने का प्रयास किया जहां से हमको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन मिला है। इज इट राइट? राइट। अभी आइए हैनमन के बारे में। ये सेम पर्सपेक्टिव होम्योपैथी में डालिए। ठीक है, हैनमन ने पहले एक फिनोमेना नोटिस किया था। फिनोमेना क्या था, इंसान थे, इंसान स्वस्थ थे, ओके, इंसान बीमार बन गया। ठीक है, और इंसान बीमारी से अपने आप ठीक होता है। अदरवाइज जो अपने आप ठीक नहीं होता है तो उसको दवाई के माध्यम से ठीक करा सकता है। यह बीमारी बहुत जटिल है जो दवाई से भी कामयाबी नहीं है तो जान के खतरा होके वो मर भी सकता है। तो ये फिनोमेना उन्होंने नोटिस किया था, राइट? बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, राइट? ही वॉज सीइंग ऑल दिस थिंग्स। वो डॉक्टर है, वो देख रहे थे मरीज को काफी सालों से। सेकंड, अभी ये क्यों होता है, इंसान स्वस्थ था, बीमार क्यों बन गया और बीमारी कैसे ठीक होता है, ये खोज में उन्होंने फोर्स डिस्कवर किया है। दैट वाज इन 1833। इसीलिए पहले बार ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में 1833 फिफ्थ एडिशन में वाइटल फोर्स का वर्ड, पहले बार शब्द जो पहले बार इंक्लूड किया नाइन्थ ऑफ में 1833 में।
ठीक है, तो इतना साल लगा उनको समझने में, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, इमेटीरियल है, डायनेमिक है, इसलिए थोड़ा वक्त लगा उनको समझाने में। तो जैसे समझ में आ गया, तो उन्होंने ये वर्ड वाइटल फोर्स जो पहले बार 1833 में 5th एडिशन ऑफ अर्नल्ड में उन्होंने डाल दिया। और साथ साथ में क्या आए, और भी फोर्सेस थे जो वाइटल फोर्स जैसा इनविजिबल है, जो वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब कर सकता है। क्या क्या है? मायाजम्स, है ना, वो भी डायनेमिक है, स्पिरिचुअल है, वाइटल फोर्स जैसा है, बट ये फायदा नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं। किसको? वाइटल फोर्स को, जिसकी वजह से हमको सिम्टम्स एंड साइंस बाहर आ जाते हैं। वो हमें डिस्कवर किया कब? 1828, क्रॉनिक डिसीज जब इन्होंने पब्लिश किया तभी। उसके बाद और एक फिनोमेनन भी उन्होंने नोटिस किया, ड्रग डायनेमाइजेशन। मतलब पहले क्रूड फॉर्म में दवाएं दे रहे थे हैनमन ने, उसके बाद हैनमन क्या किया? डायनेमाइजेशन, पोटेंटाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, दवाई का एक्शन और बेहतर होने के लिए, उसका इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स या जो भी आप कहा जाता है वो कम करने के लिए प्रयास करके उसका ड्रग डायनेमाइजेशन, पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी 1833 5th एडिशन। ठीक है, तो ये है सेकेंड पार्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस। पहले फिनोमिनन, मतलब इंसान स्वस्थ थे, बीमार बन गया, और बीमारी से ठीक करने का प्रयास में दवाई लेते थे, ठीक होता भी, और कोई कोई अगर बीमारी जटिल रहा तो मर भी जाता है। ये क्यों होता है? ये फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करने के चक्कर में हानमैन पहले फोर्सेस को डिस्कवर किया, और उसके बाद उन्होंने एक विधि बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, ताकि ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हानमैन ने वाइटल प्रिंसिपल का वर्ड यूज किया। प्रिंसिपल का मतलब आप समझ लीजिए क्या है। प्रिंसिपल का मतलब है एक विधि, एक लॉ, एक नियम जो हर चीज में अप्लीकेबल है। तो बीमारी स्वस्थ, इंसान स्वस्थ इसीलिए है कि वाइटल फोर्स की वजह से, और बीमार बनता है इसीलिए कि वाइटल फोर्स डिस्टर्बेंस की वजह से, और बीमारी ठीक हो जाता है दवाई के माध्यम से, जो वाइटल फोर्स डिरेंज है उसको वापस हेल्थी स्टेट में ले आने के। तो इसको एक प्रिंसिपल उन्होंने, ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कब? 6th एडिशन में, विच वाज completed in 1842 but published in 1921। इसीलिए हैनमन वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल जैसा उन्होंने चेंज करा दिया। आप समझ में आया होगा अभी क्यों हैनमन ने वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल चेंज किया। और उसके साथ साथ 6th एडिशन में और क्या क्या था? डायनेमिक इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जो फुटनोट ऑफ 11th अफोरिज्म में दिया है। 50 मिलिस्मोल पोटेंसी था। मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथी क्योर, मतलब बीमारी कैसे ठीक होता है इंसान में, ये मतलब 28-29 अफोरिज्म में हैनमन ने दिया है, जो ऑलरेडी 5th एडिशन में दिया था, बट मॉडिफाई करके, रिफाइन सर करके हमारे 1840 में पास 6th एडिशन टाइम में दिया। ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं। खत्म हो गया मैडम, बस मेरा कंप्लीट है। Okay. आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई अगर किसी को डाउट है तो बोलने के लिए। तो ये फिनोमिनन है जो हेल्थी स्टेट में था वो भी हमारे पास नहीं बीमार सब, होके। लास्ट के 1 मिनट हमारे पास है। ठीक है, मैं कंप्लीट करता हूँ। मैं जो आपको समझा ये मैं फ्लो चार्ट में दिया है, आप देख सकते हो। कोई अगर डाउट है तो आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर डी बहुत बालाचंद्रन, बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह डॉक्टर आप बालचंद्रन जी। अच्छा रहा। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने जो है वाइटल फोर्स और वाइटल प्रिंसिपल के बारे में समझाए, और बहुत अच्छा बताए। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, वाइटल फोर्स इज ए डिस्टेंस एक्शन फोर्स। डिस्टेंस फोर्स, या तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। लेकिन एक चीज जो आप बताए कि जो है यह जो वाइटल फोर्स है, तो पहले तो हैंडमैन साहब सिंकोना बार को क्रूड फॉर्म में लेकर जो एक्शन देखे, और उसके बाद देखे कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, यानी क्रूड फॉर्म को लेने के बाद बीमार पड़ता है, और उसके बाद उसी को जो है सूक्ष्म करने के बाद उस तरह का सिम्टम हो तो ठीक हो जाता है। यह हमारे हैंडमैन साहब सिंकोना बार से ही लिए थे। तो यही हम पूछना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आप हमारा क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन था। आपने वाइटल फोर्स, प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ऐसे ही सर फिर से नए टॉपिक के साथ आइए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। होस्ट प्लीज, क्योंकि सर मैं मेरे ड्यू टू नेटवर्क इशू मैं तो आउट हो गई थी। मैं भी ना होस्ट हूँ ना ही को होस्ट हूँ। सर आप डी बालाचंद्रन सर, आप होस्ट हैं, काइंडली मेक डॉक्टर धनेश